होता यह है कि अब कोर्ट्स में नतीजा नहीं निकलता, एक एक चीज का क्लैरिफिकेशन कई कई बार हो रहा है। और जैसा जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जो चीजें तय थी कोर्ट्स में, डिफरेंट नीचे की कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मैटर सेटल हो गए, उन पे कई जजमेंट आ गई। अब नीचे पता चला हाई कोर्ट में उसके खिलाफ जजमेंट आ जा रहा है। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं शीतल पी सिंह जी। ये कौन है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीका है हमारा, तो हम बताएंगे कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सब लोग जानते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे दर्शकों के साथ ये अपने जो है अपने विचार रखेंगे दर्शकों के सामने। सर नमस्कार। अरे अरे धन्यवाद। सर इशू ये है कि सर जिस प्रकार से नोएडा के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था युवराज, उसकी मौत हुई, तो सर जब मौत होती है तो घर वाले गुहार लगाते हैं, पूरा मीडिया भी साथ खड़ा हो जाता है, सोशल मीडिया भी साथ खड़ा हो जाता है, और पूरा हम कहेंगे ये पूरा देश जो है साथ में खड़ा हो जाता है। और वो सरकार को कोसता है, सरकार की नाकामी, जाहिर सी बात है सरकार की नाकामी है इसके अंदर, इसलिए तो जग जाहिर है। लेकिन सर कुछ दिनों के बाद कहीं जब किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात हो जाती है, पीड़ित के परिवार की, या मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाती है, या किसी मंत्री का उनके घर पे किसी का दौरा लग जाता है, तो उसी पीड़ित परिवार के जो सुर हैं प्रशासन के, शासन के खिलाफ, सर वो बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, दो है मामले इसमें। जो बहुत गरीब लोग हैं, साधारण लोग, हमने ये देखा है कि वो नहीं बिकते उतनी जल्दी। मिडिल क्लास के लोग और अपर वाले जो लोग हैं, ये मैंने इनमें बड़ी कमजोरी देखी है। ये अपने बच्चों, बाल बच्चों, बीवी के नहीं होते भाई। ये बहुत जल्दी अब वो जो चीज खो चुके होते हैं तुरंत उसको भूल जाते हैं और फिर नए स्वार्थ देखने लगते हैं। नए स्वार्थ होते हैं कि उसी प्रशासन से जिसकी नाकामियों की वजह से उनका नुकसान हुआ रहता है, उससे कुछ तालमेल करके कुछ पा जाए। जबकि गरीब आदमियों को आप देखेंगे कि जिनका घर टूट जाता है या उनके साथ कुछ हो जाता है, उनको कोई चेक लेके पहुंचता है, तो ज्यादातर बार वो रजिस्ट करते हुए मिलते हैं, रोते गाते बिलखते अपना दुख व्यक्त करते हुए मिलते हैं, जैसे कि होना चाहिए, जो स्वाभाविक है। लेकिन आप मध्य वर्ग में और अपर क्लास में ये नकलीपन जरूर पाएंगे। ये भी हमारे और दुनिया के समाज का एक विद्रूप है कि असली होने के लिए मतलब ये एक कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई है कि जिस आदमी के पास जितना कम है, वही आदमी इंसानियत, गुण, सब चीजों में उसी को हम बेहतर पाते हैं। आप देखिए, वहां इतनी भीड़ थी, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हम सभी कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं। इतनी भीड़ में जो आदमी उस आदमी को बचाने के लिए गया, वो आदमी एक ब्लिंकेट का वो था, नौकरी, घर में खाना पहुंचाने वाला वर्किंग क्लास का मजदूर था। उसमें ये साहस था, ये मानवीयता थी कि जो खतरा दूसरों को बताया जा रहा था वो उसने भी सुना होगा कि इसमें सरिये पड़े हैं और रात इतनी ठंडी है और आदमी वहां है, कोई साधन नहीं है और तुम भी डूब जाओगे तो कोई नहीं बचाएगा। लेकिन उसने फिर भी रिस्क लिया, उसने लिया, उसमें मानवीयता थी। बाकी सारे लोगों में वही वो फोटो बनाने और उसके और इधर उधर फोन करने और गप मारने और किसी को मरते हुए देखने के अलावा, दर्शक बनने के अलावा कोई उनकी भूमिका नहीं थी, प्रशासन समेत। तो ये जो हमारी रियलिटी है सोसाइटी की, ये बताता है कि एक समाज के तौर पर भी हम नष्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं। सच्चाई है कि हम हो चुके हैं। ठीक बात सर। इसी में मैं और जोड़ना चाहूंगा कि सर कि जो भी उनका परिवार, पीड़ित परिवार का रवैया रहा है, तो क्या सर मीडिया और समाज को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि पीड़ित परिवार का बदला हुआ जो बयान है उनकी मर्जी से है, या परिस्थितियों की ऐसी मजबूरियां, या ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि बयान ही बदल जाते हैं सर? नहीं, मीडिया का काम ही यही है कि वो उन सवालों को सामने रखे जिनके उत्तर नदारद हैं, जो दिख रहा है लेकिन हमें पता है कि उसके पीछे कुछ और बात है। हम जानते हैं, अगर हम उसकी लीपापोती करते हैं, या बहुत से तो मैं देख रहा हूं ऐसे लोग ट्वीट कर रहे हैं जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, चैनलों पे, वो इस बात में खुशी से चीख रहे हैं कि उसका पिता जो है योगी जी से मिलना चाहता है। मतलब उनको शर्म नहीं आ रही कि ये क्या विद्रूप है कि जिसके बेटे की इतनी निर्मम मृत्यु हुई है, निर्मम, इस सिस्टम की लापरवाही से, कि एक बिल्डर ने इतना बड़ा मौत का इतना लंबा चौड़ा गड्ढा खोद के पानी भर के छोड़ दिया, और कोहरे का सीजन है, कोई भी उसमें, उसके पहले उसमें एक ट्रक धंसा था, वो किसी तरह से बचा था, और तब भी किसी ने कुछ नहीं किया।
प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है कि इस तरह से कोई बिल्डर कहीं कुछ ऐसा करके न छोड़े, वो नदारद था। ये प्रदेश का वो जिला है जो करीब 10 से 12% रेवेन्यू देता है प्रदेश को, ठीक बात, सबसे बिल्कुल। रिच बिला, और जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो पढ़े लिखे उन लोगों की है जो आज के दौर की आप कह सकते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें अपना योगदान देते हैं। आईटी सेक्टर भी है, इंडस्ट्री भी है, सारी मॉडर्न चीजें हैं, एनसीआर का एरिया है, सब चीजों, और जहां कॉस्ट बहुत भारी है। सेक्टर 150 तो वो सेक्टर है जिसको स्पोर्ट्स सेक्टर किया गया था, जिसमें जो मतलब बिल्डिंग बनाने का एरिया होता है और खुला छोड़ने का एरिया होता है वो सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे बेहतर बनाने की जिसे कोशिश की गई थी वो नोएडा के अपने प्लान में जो द बेस्ट है, और जिसमें कुछ लोग गलत बता रहे थे, वहां 5-5 करोड़ 7-7 करोड़ के फ्लैट हैं, और उस एरिया में ये हालत है कि एक इतना बड़ा मौत का कुआं नहीं, ये तो मौत की बावड़ी थी ठीक या बात है, और वो वहां बदस्तूर जारी है और कोई जिम्मेदार नहीं है। पता चला डीएम साहिबा जो है वो चुनाव आयुक्त की बेटी है, दूसरे कैडर से लाई गई हैं, और उत्तर प्रदेश की सबसे बढ़िया जनपद की डीएम बनाई गई है। उनको कोई कैसे छू सकता है? डिजास्टर मैनेजमेंट की वही हेड है, लेकिन उनको कोई ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है। बाकी जो अफसर है, एक उसको अथॉरिटी वाले को भले ट्रांसफर कर दिया गया, किसी का कुछ नहीं, कुछ नीचे के अफसर को जेई फेई को अपना सजा दे देंगे, वो भी कुछ दिन में, साल 2 साल में, जहां घटना अभी तो रोज नई खबर आ जाती है, कभी शंकराचार्य है, कभी कोई है, खबर आ जाएगी, 2-3 दिन में सब भूल जाएंगे। आपको याद होगा 24 की बात है, शायद जुलाई अगस्त में, हाँ वही बरसात के सीजन की बात है, मयूर विहार में एक 23 साल की महिला अपने बेटे को लेके आ रही थी बाजार से कुछ खरीद के, और वो बरसात का पानी सड़कों पे और उसमें भरा था, और उसमें पॉट होल खुला हुआ था, और उसमें माँ बेटे दोनों हाथ पकड़े हुए गिर गए थे, और दोनों वैसे ही उनकी लाश मिली थी, बेटे को माँ पकड़े हुए है। ये दिल्ली की घटना है, देश की राजधानी की, आज नहीं 1 साल पहले की ही है। क्या किया हमने, किसको हमने क्या किया? और हर साल बरसात के सीजन में 24-25 ऐसी मृत्यु होना दिल्ली में नेचुरल है। अरे छोड़िए सबको, एम्स जो अकेला है, एम्स के सामने रोज जो है सैकड़ों लोग खुले आसमान में नीचे अखबार बिछा के, और ऊपर पता नहीं क्या जो उनके पास होता है मोटा पतला, उसको डाल के रात बिताते हैं। इस दौर में जब मैं बैठा हुआ हूं तो सिर पे टोपी लगाया हूं, मफलर पहने हूं, वो भी गाउन भी डाले हूं, और पैंट मोजा पहने हूं, सब तरफ से अपने को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। उस चीज को आप सोच सकते हैं कि वो किस स्थिति में होते हैं, और उनके साथ कोई न कोई मरीज होता है या वो खुद मरीज होते हैं, लाइन में लगने के लिए वहां सोते हैं वो, क्योंकि सुबह 4 बजे से अगर वो लाइन में नहीं लगेंगे तो देश में, कहने को हमने इतने एम्स बना दिए, किसी एम्स में डॉक्टर नहीं है, किसी में मशीनें नहीं है, किसी में अधिकारी नहीं है। एम्स है, नाम से बिल्डिंग से थोड़ी चलता है भाई। इसलिए सब लोग भाग के दिल्ली आते हैं, दिल्ली के एम्स की प्रतिष्ठा है, यहाँ उनको 3 महीने लाइन में लगना पड़े, 3 महीने खुले में सोना पड़े तो तैयार है, और भुगत रहे हैं। वर्षों वर्ष हो गए, कितने दिन हम नेहरू को गाली देते रहेंगे भाई? 6 साल अटल जी भी रहे, 3 साल जनता दल का शासन रहा, जनता पार्टी का भी शासन रहा, जनता पार्टी का तो 3 साल रहा, जनता दल का भी 1-1.5 साल 2 साल रहा, बीच में खिचड़ी सरकारें भी रही, 50-55 साल कांग्रेसी सरकारें रही, लेकिन अब 21-22 साल आपको भी तो हो गया भाई, घुमा फिरा के, जोड़ घटा के। ये ऐसे ही रहेगा, और हम किसी पे पिछले किसी या ब्रिटिश काल पे डाल देंगे या मुगलों पे डाल देंगे इन चीजों को। अरे भाई, आपको शर्म नहीं आ रही कि आप एक टंकी बनाते हैं, एक मैं वही बोलने वाला था, जल वाली योजना चल रही है, हाँ, आप आज की टंकी आज बनाते हैं, पहली बार पानी भरते हैं गिर जाती है। आप पुल, एक पुल को 3-3 बार बना रहे हैं, 3-3 बार गिर जा रहा है। क्या है भाई, इन चीजों का कोई जवाबदेही चूंकि है नहीं। सवाल जिनको पूछना है उनको आपने सबको आपने बना दिया है अल्सेशियन अपना। वो विपक्ष को काट रहे हैं, वो उनको काट रहे हैं जो प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि इंजीनियर की वहां इतनी निर्मम मृत्यु कैसे हुई।
जो हत्या ही कहलानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन लैप्स की वजह से हत्या है। तो जो इस पे सवाल पूछ रहे हैं उनसे वो सवाल पूछ रहे हैं कि तुम उसके पिता को देखो, वो तो योगी जी से मिलना चाहता है। वाह, तो हम कमाल के युग में है भाई। चलिए सर, इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि सर जब कोई पीड़ित परिवार सवाल उठाता है तो क्या उसे संदेश दिया जाता है कि अगर सहयोग करोगे तो राहत मिलेगी, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। तो सर प्रशासन का यही रवैया रहता है सर, इसी वजह से है कि पीड़ित परिवार के सुर बदल जाते हैं। देखिए, इस समय का जो एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल है, हम शंकराचार्य तक को लाठी से पीट रहे हैं। चलिए, उनको नहीं पीटा, उनके चेलों को पीट दिया हमने। अब हिंदू धर्म में चाहे वो असली है, नकली है, कोर्ट केस है, क्या है, इमैटेरियल है। इतने दिनों से ये देश उन्हें यही जान रहा है ना कि वो एक पीठ के शंकराचार्य हैं। उनका मुकदमा चल रहा होगा। 40 साल से वहां आ रहे हैं। क्या वजह है कि जो मुख्यमंत्री रहता है, क्या वजह है कि अखिलेश यादव के जमाने में भी वो पीटे गए, और क्या वजह है कि इस जमाने में भी वो पीटे जा रहे हैं? हम आखिर कर क्या रहे हैं? हम एक उस अभी तो वो कुंभ मेला तो है नहीं, माघ मेला है, 1,00,000-1,50,000 लोगों का मामला है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस देश में सबसे बड़ी संख्या वाली पुलिस है। और उसी की जगह हम दूसरी चीज भी देख रहे हैं। एक प्रशासन से मिले हुए बाबा है, सतुआ बाबा, जिनको ये कहा जा रहा है कि योगी जी के बड़े करीबी हैं। उनको 120 एकड़ जमीन उस माघ मेला में दी हुई है। वो अपने भक्तों को और चेलों को सबको वहां रख सकते हैं। और वो 4-4 करोड़ की कार से आ रहे हैं मेला क्षेत्र में। उनकी कार के फोटो सारे अखबारों में और सब में छप रहे हैं। और उनको नहलाने के लिए पूरे जिले का प्रशासन उनके साथ साथ दौड़ता हुआ जा रहा है। ये भी हम देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि न पुलिस के बंदोबस्त की कमी है, न संख्या की कमी है, न बल की कमी है, लेकिन एक कुछ दूसरी बात है। चूंकि इनको हम देख रहे हैं, जो भी है शंकराचार्य, ये लगातार जो भी सत्ता रहती है उससे इनके कड़वे सवाल रहते हैं। अखिलेश के जमाने में अखिलेश से थे, इनके जमाने में इनसे है। ये सत्ता से उस तरह से नहीं। और ये चारों शंकराचार्य राम मंदिर वाले कार्यक्रमों में भी कोई शामिल नहीं हुए। तो कुछ सरकार से, जो हमारा ऑर्थोडॉक्स धर्म का सेटअप है, उसमें और सरकार में कुछ तनातनी है। इसके बावजूद कि सरकार हिंदुत्व पर ही कायम है, तो हिंदुत्व की ही बात करती है। योगी जी तो खुद ही भगवाधारी है, लेकिन असहमति है। लेकिन असहमति को निपटने का तरीका तो बहुत अजीबोगरीब है। यानी अब वो तो न मुसलमान उनको आप कह सकते हैं, न ईसाई कह सकते हैं, न दलित कह सकते हैं, न आदिवासी कह सकते हैं, न जमीन ले रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। धार्मिक लोग हैं, मान लीजिए इतनी जिद भी कर ली कि वहां तक रथ से जाएंगे, तो इसमें कौन सी इज्जत किसकी चली गई? बात है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए जरा सा रास्ता बना के, घटिया घटिया लोगों को आपने सिक्योरिटी दे रखी है। आप हम तो जानते ही हैं, देखते हैं कैसे कैसे, मतलब 2 कौड़ी के लोगों को आपने 20-20, 40-40 लोग दे रखे हैं सिक्योरिटी के। आपने माफियाज तक को तो सिक्योरिटी दे रखी है। उत्तर प्रदेश के कई माफिया डॉन हैं जिनको प्रशासनिक सिक्योरिटी हमारे आपके पैसे, टैक्स के पैसे से दी हुई है। सबके पास गनर होते हैं। जिनके ऊपर 40 केस हैं, उनके पास भी 4 आदमी खाकी वर्दी वाला, उत्तर प्रदेश सरकार का आपके हमारे पैसे से तनख्वाह से पढ़ने वाला, पीछे पीछे बेचारा एक छोटी कार्बाइन और बाइन लिए घूमता मिलता है। अरे तो भाई, एक रास्ता बना के 100 मीटर भी नहीं था शायद, उसके बाद 25-30 मीटर बचा था। क्या जाता है इसमें? इतना बड़ा इशू इसको बना हुआ। अब उनको नोटिस देके ये सिद्ध करने में लगे कि शंकराचार्य है कि नहीं है, इनको हक है कि नहीं है। फलाने को कुछ आप अपने द्वारा पाले गए साधुओं से बयान दिलवा रहे हैं, टेलीविजन वाले उनके बयान ले लेके उसको बड़ा कर रहे हैं, इनको छोटा कर रहे हैं। तो क्या मजाक है। ये हाल है महेश जी। सर, मोदी भक्ति के अंदर जो चैनल थे, लगभग सभी चैनल उसी काम में लगे हुए हैं। मैक्सिमम न्यूज़पेपर, 1-2 न्यूज़पेपर को अगर हम छोड़ दें तो मोदी भक्ति में लगे हुए हैं। चाहे उनको फायदा है, चाहे दबाव, चाहे कुछ भी कह लीजिएगा। लेकिन सर अब उन पे संकट इस चीज का खड़ा हो गया है कि जो उनकी टीआरपी थी या उनकी व्यूअरशिप थी, वो सर काफी ज्यादा डैमेज हो रही है। और इतनी हद तक डैमेज हो रही है क्योंकि टेलीविजन तो डैमेज होना ही है। क्योंकि अब सर जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल देखते हैं वो, उनको पता है खबर हमारे को मिलेगी तो सोशल मीडिया वाले में जो पुराने जर्नलिस्ट चैनल छोड़ के आए हैं, न्यूज़पेपर छोड़ के आए हैं, वो आज भी हिम्मत कर रहे हैं
जैसे हम आपको ही देख लेते हैं कि आप जो बोल रहे हैं खुल के बोल रहे हैं, हम तो कहते हैं भगवान का शुक्र है कि भगवान की कृपा आप पे बनी रहा है कि कहीं जो है सीबीआई और ईडी बेमतलब में तंग करने ना पहुंच जाए। सर सच बता रहा हूँ, कई बार तो मुझे बड़ी चिंता होती है। हाँ, सही कह रहे हम तो कोर्ट कवर करते हैं ना सर, जिंदगी बीत गई 30-32, लोअर कोर्ट किया, फिर हाई कोर्ट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट किया, लॉ ग्रेजुएट, हमें सारा परिवार हमारा जुडिशरी में प्रोसिक्यूशन के अंदर, हमें तो पता है कि सर एक झूठा मुकदमा भी अगर लग गया, बिल्कुल झूठी FIR है, उसके बाद उसको बेल लेने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा, नोटिस जाएगा, रिप्लाई होगा, उसी में 6 महीने निकल जाते हैं। कोर्ट फिर जो है 6 महीने 8 महीने बाद बेल दे देता है। लेकिन कभी किसी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि फलाने अधिकारी जिसने मुकदमा दर्ज करा या फलाना SP या DSP वो सस्पेंड करो, उसे जेल में डालो, कुछ नहीं। तो ये निर्णय सरकार को भी पता है, पुलिस अधिकारियों को भी पता है, CBI और अब तो हालत ये हो गई कि अगर कोर्ट कह भी देगा तो सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। संभल का केस देख लीजिए, वहां तो उसने कहा कि इनको जेल में डालो, वो आदेश का पालन ही नहीं हो रहा है, उल्टे जज साहब का ट्रांसफर हो गया, साहब का ट्रांसफर कर दिया। बताइए, स्थिति तो ये है सर। तो सर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी मामले में सर, कि अगर हम देखें कि हाथरस कांड है, चाहे उन्नाव रेप केस है, चाहे लखीमपुर खीरी हिंसा है, और अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज में एक बड़ा मार्मिक हादसा हुआ, तो इन सभी में क्या सर एक पैटर्न नहीं दिखता कि पहले विरोध, फिर दबाव, फिर चुप्पी या समर्थन? बिल्कुल वही सब में। देखिए, इस दौर में जैसा एक बार हम लोगों के मतलब सीनियर उत्तर प्रदेश के नेता राजनाथ सिंह जी, जो बीजेपी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा भी था कि इस पार्टी में कोई इस्तीफे वगैरह तो होते नहीं, तो ये लोग किसी पे जवाबदेही लेते नहीं है, ये चीजों को मैनेज करने की बात करते हैं। जैसा कि मोदी जी अपने बहुत पुराने, अब तो वो कोई इंटरव्यू देते नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ इंटरव्यू दिए हैं तो उसमें यही कहा है कि बस हम मीडिया को मैनेज करने में सफल नहीं हुए। तो वो मीडिया रहने देने की बात ही नहीं करते, उनकी सोच ही अलग है, उनके सोच में मीडिया मैनेज होना चाहिए। आज वो मीडिया को मैनेज करने में सफल है। मैनेज ही नहीं, मीडिया को उन्होंने मतलब चाहा था सिर्फ मैनेज करना, मीडिया ने स्वयं को उनके अल्सेशियन के रूप में खुद ही नियुक्त कर लिया है। ठीक बात। उनकी ओर से वो जनता को काट रहा है, विपक्ष को काट रहा है, मीडिया में जो ऐसे स्वर है उनको नुकसान पहुंचा रहा है, झगड़ा कर रहा है सबसे। वो एकदम उसने स्वरूप ही अपना दूसरा अख्तियार कर लिया। सर अब आपसे एक लास्ट सवाल है, लेकिन वो युवराज से, क्योंकि आज मौका मिला है आपसे सर, तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे, दर्शकों को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनते हैं आपको। तो हमारा पहले भी एक मन था आपसे बात करने का, लेकिन आज युवराज वाला बड़ा गंभीर मामला है, सेंसिटिव इशू है, लेकिन चलिए उससे हटके थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो सर एक चुनाव के से हम बात करते हैं कि सर जब कभी TN शेषन थे या दूसरे चुनाव आयुक्त रहे, पुरानी बात है सर, तो कभी भी आप देखिएगा कि कोई अगर कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन आ जाती थी, चुनाव से संबंधित कोई याचिका दायर होती थी, तो कोर्ट कहता था कि नहीं, अब जो है चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब जो है जो भी कुछ सुनेगा वो चुनाव आयोग सुनेगा। और वाकई में कोर्ट को इतना भरोसा था कि चुनाव आयोग जो है करेगा और ठीक करेगा, और ठीक करता भी था जी। और जनता भी फिर वही चली जाती थी, या जो कोई पिटीशन लेकर था उसे पता था कि तेरी पिटीशन जो है बेमतलब की है, और वो भी चुप होकर बैठ जाता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि सर कहीं पर भी राज्य का चुनाव हो, किसी राज्य में हो, चाहे केंद्र का चुनाव हो, 7 पैरेलल पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होनी शुरू हो जाती है। तो सर क्या ये चुनाव आयोग का इतना बड़ा फेलियर है, उनका जो नाकामी है कि जो है जनता या नेता, या हम बोले चाहे विपक्ष के नेता हैं, चाहे कोई NGO है, उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ जाता है, या सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर शामिल है कि हाँ हमारे पास कुछ चीजें आ जाएं और हम भी फिर, सुप्रीम कोर्ट भी आपको पता है क्या करता है क्या नहीं करता, कि देश के जो चीफ जस्टिस है आज के समय में वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो वहां के जो मुख्यमंत्री अपने घर में पार्टी करते हैं, तो चीफ जस्टिस जो है उनके घर में पहुंच जाते हैं, और साथ में जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है उनके जजेस भी वहां आ जाते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब सूर्यकांत जी पहुंचे हैं। उसके बाद बकायदा मीडिया में फोटो रिलीज की जाती है, देखिएगा कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या चीफ जस्टिस हैं, हरियाणा हाई कोर्ट के, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जज हैं, हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। बताइए, ये भी जनता को दिखाया जाता है। तो चलिए वापस ये कि चुनाव आयोग की जो इतनी पिटीशन हर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में आ जाती हैं, तो सर हाँ इशू यही है कि एक लाइन रिपीट कर देता हूं मैं, कि सर चुनाव आयोग के मामले में जब भी हम देखते हैं, कभी चुनाव हुआ, कई राज्य में है चाहे केंद्र में है, तो हमेशा पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस आ जाती हैं, जो कि पहले
के समय में कभी नहीं होता था। जनता को भी चुनाव आयोग पर विश्वास था, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई पिटीशन आती थी या हाई कोर्ट में पिटीशन आती थी, इलेक्शन पिटीशन, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता था कि नहीं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप जाइए और चुनाव आयोग ही देखेगा। और चुनाव आयोग देखता भी था, लोगों को संतुष्टि भी हो जाती थी। लेकिन सर आज के टाइम में तो है, जहां भी इलेक्शन है तुरंत पिटीशन फाइल हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी उनको सुनने लग जाता है, उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो सर ये ऐसा क्यों हो रहा है सर इतना ज्यादा? देखिए, इस समय तो ये हो रहा है कि हर इंस्टीट्यूशन को उन्होंने, जैसे हमारा मीडिया के बारे में हम लोग आपस में बात करते हैं, ऐसा ही हर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हो रही है। कहने की जरूरत नहीं है, आप चूंकि कवरी करते रहे और आपको बिल्कुल याद ही होगा कि ये पहली बार इतिहास में हुआ था कि 4 वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज बाहर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जैसा वो कह सकते थे, उनकी एक मर्यादा होती है, उनकी एक भाषा होती है, लेकिन उन्होंने एक लाइन तो साफ साफ कह दी थी कि लोकतंत्र खतरे में है। तो अगर 4 वर्किंग जज सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें 3 तो शायद एकदम सीनियर मोस्ट थे, हाँ, तो वो लोग तो चबा के ये कह दें, तो हमें उस खतरे का एहसास होना चाहिए। अब ये हो रहा है कि ये दौर ऐसा है कि हर इंस्टीट्यूशन जो जनता के प्रति जवाबदेह है, उस जवाबदेही से भागने के लिए क्या करता है कि माहौल के खिलाफ वो भी वेट करता है कि मामला कोर्ट में आ जाए। फिर कोर्ट्स में वो अपने हिसाब से चीजें वहां मैनेज आजकल हो रही हैं लोगों के हिसाब से, कि वहां कोई नतीजा ही नहीं निकलता। होता यह है कि अब कोर्ट्स में नतीजा नहीं निकलता, एक एक चीज का क्लैरिफिकेशन कई कई बार हो रहा है। और जैसा जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जो चीजें तय थी कोर्ट्स में, डिफरेंट नीचे की कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे मैटर सेटल हो गए, उन पे कई जजमेंट आ गई। अब नीचे पता चला हाई कोर्ट में उसके खिलाफ जजमेंट आ जा रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उसके खिलाफ दूसरा जजमेंट। एक ही चीज पे 2 तरह के जजमेंट है। अब कोई क्या साइड करेगा किसी एक इशू पे? अगर 2 तरह के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो, हाई कोर्ट्स के लेवल पे हो, और जो पुरानी नजीरें हैं उनका कोई मतलब न हो रह जाए, तो जो सेटल्ड लॉ है, वो अब सेटल्ड लॉ भी अनसेटल हो चुका है इस दौर में। इस अनसेटल्ड सिचुएशन में ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बड़ा फायदा है कि वो मनमाने टाइम तक लिटिगेशंस को लिंगर कर सकते हैं, अपने लिए लोकल लोकल रेमेडी ले सकते हैं, और जिनको रेमेडी चाहिए उनको बर्बाद कर सकते हैं। वो जाहिर है, एक तो कोर्ट्स में एक बड़ी समस्या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर तो यही हो गई है कि 10-20 बड़े नामों को छोड़ के बाकी किसी के मेंशन करने पे तो कोई सुनता नहीं है। हाँ, और उन 10-20 लोगों को हायर कर पाना सबके बस की बात नहीं है। सबके क्या, इस देश में 0.1% लोग उनको हायर कर सकते हैं, या सरकारें हायर कर सकती हैं। सरकार कर इंडिविजुअल तो क्या कर सकते हैं उनको हायर? देश की 99% जनता उनको हायर नहीं कर सकती। 99 दशमलव बल्कि 50-60% उनको हायर ही नहीं कर सकती। तो न्याय जो है बहुत ही इलीट, बहुत छोटे इलीट सेक्शन का हथियार रह गया है। अब ऐसे में तो अन्याय ही अन्याय हो रहा है, और कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि जवाबदेही खत्म। जवाबदेही के खत्म होने से, चाहे वो इंजीनियर की मौत का मामला हो, वो महिला और उसके बच्चे की मौत का मामला मयूर विहार का हो, देश में पॉल्यूशन का मामला है। 4 महीने से बताइए, दिल्ली में अब तो मेयर भी आपका है, सीएम भी आपका है, एलजी भी आपका है, प्रधानमंत्री भी आपका है, पर्यावरण मंत्री भी आपका है। अब तो किसी का कोई है ही नहीं, और चारों तरफ जो राज्य है वो भी सब आपके ही शासित हैं, जो बाउंड्री से आपके लगे हैं। अब किसके ऊपर डालेंगे आप? तो लेकिन 4 महीने हो गए, कोई जवाब ही नहीं है। हर एम्बेसी अपने यहां, मुझे कई लोगों ने बताया जो विदेश वगैरह कवर करते हैं, कि ज्यादातर अधिकारी वहां जो विदेशी एम्बेसीज के हैं, अपने अपने देशों के विदेश मंत्रालय में इसी पैरवी में लगे कि यहां से, इंडिया से कहीं हमें और भेज दीजिए, दिल्ली में मर जाएंगे हम निकल नहीं सकते, घर में प्योरीफायर लगाए हुए हर समय थोड़ी बैठ सकते हैं, हम टहल नहीं सकते, सुबह वॉक नहीं कर सकते, बाजार नहीं जा सकते, इस देश से हमें निकालिए। यानी ये औसत धारणा है। और आज आईएमएफ की चीफ ने, गीता गोपीनाथ ने, इनके मुंह पे कह दिया है, कलीपुरी के। इन्होंने एक फुटबॉल खेली थी कि मोदी जी के लिए कोई आंसर ले लें, थर्ड अर्थव्यवस्था वाली। अरे उसने कहा क्या अर्थव्यवस्था और क्या बात कर रही है? जो पॉल्यूशन है, आपके यहाँ कोई पैसा लगाने कैसे जाएगा वहां? उसको रहना भी तो होगा, फैक्ट्री थोड़ी है उसकी। वो देखेगा नहीं कि वहां जीवन स्तर वहां कैसे उसका रहेगा। 1000 और 1200 AQI में आप कैसे जिंदा रखेंगे?
सर मैं इसको मुंह पे एक मार आम दिया। भाषा सर मैं इसको एक आम भाषा में बताना चाहूंगा कि हम लोग अगर दिल्ली में हैं, दिल्ली एनसीआर में हैं, तो हम लोग जो है इसको नहीं, इस बात को समझ पा रहे। ये बात सर उनसे पूछिए जो दूसरे राज्य के लोग हैं। जैसे मैं बताता हूँ सर कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ा हूँ, दिल्ली में लिखा हूँ, लेकिन मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो बीच में मुझे 2 साल जो वहां पे रहना पड़ गया था, कुछ मजबूरी थी किसी वजह से। तो सर जब मैं वहां पे रहा हूँ तो क्या पोल्यूशन क्या नहीं, कभी हम तो बस टीवी में देखते रहे, तो पता कुछ पोल्यूशन का नाम कोई चर्चा नहीं थी। जो सर जब आप बिलीव करें कि सर जब मैं दिल्ली आया हूँ 2 साल बाद वापस, तो सर ऐसा परेशान हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया, जबकि मैं तो दिल्ली का वासी हूँ। सर 2 साल मतलब जिस दिल्ली वालों ने तो सुख भोगा ही नहीं, लेकिन जो बेचारे दूसरे देशों के लोग हैं उनको, उन्होंने तो पोल्यूशन नाम की कोई चीज अपने वहां पे देखी ही नहीं। सच वाकई में जो आप कह रहे हैं, वो तो बेचारे परेशान है यहाँ पे कि हमारे को तो आपने जेल में डाल दिया, कितनी देर कमरे में बैठे रहेंगे वो। अरे भाई, हम लोग गांव में रहते हैं, यहाँ से जब सुल्तानपुर वहां से दूर है, यहाँ भी गांव का इलाका है, तो खेती बाड़ी की धूल धक्कड़ होता है, लेकिन उस तरह का पॉल्यूशन नहीं है जो दिल्ली वगैरह में है। तो यहाँ से जाने पर दिल्ली में अब बिल्कुल मुझे भी सफोकेशन सा फील होता है, लगता है कुछ दबा हुआ है, कुछ छाती दबी हुई है। तो वो अब तो ये तो रियलिटी है वहां की। जी सर एक थोड़ा सा मैं आपसे 2 मिनट का समय और लूंगा कि आपसे मुलाकात हुई है, तो सर एक हाँ सवाल प्लीज। और है। हाँ कि सर सुप्रीम नहीं कोर्ट में जो भी गंभीर मामले जी होते हैं वो हमेशा 3 जजेस को दिए जाते हैं, ताकि अगर कभी 2 जजेस, जैसे अभी जस्टिस बीवी नागरत्ना जी मैडम है, बहुत निष्पक्ष है, बहुत निर्भीक है, अच्छा फैसला देती हैं, और उन्हीं के साथ उनके साथ जो ब्रदर जज थे वो विश्वनाथन जी थे। तो एक मामले पे दोनों का जो है फैसला आया वो विरोधाभासी था। वीपी नागरत्न जी ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर था कि भ्रष्टाचार का कोई मामला है या कोई सरकारी अधिकारी पे है तो उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो, एफआईआर दर्ज हो, किसी सीनियर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और लेकिन वहीं विश्वनाथन जी ने कहा कि नहीं, ये जो सेक्शन 17 है भ्रष्टाचार निरोधक कानून का, ये रहेगा, और लोकायुक्त या लोकपाल ही तय करेंगे कि उसको परमिशन मिले या ना मिले। सर लोकायुक्त लोकपाल तो सरकार तय करती है। अब जो मिनिस्टर हैं वो भी तो लोक सेवक में आ जाते बताइए। हैं, जनसेवक में आ जाते हैं, तो कल को किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई मामला हो जी जी, तो लोकपाल लोकायुक्त परमिशन ही नहीं देंगे। वो तो ये परमिशन ही जो नहीं है, देगा, हाँ जी, हाँ नहीं जी, देगा। हाँ, तो सर ये जो है 2 जजेस का फैसला था, तो दोनों जजेस का विरोधाभास हुआ, तो आगे तीसरे जज को चला जाएगा। हम सब गोधरा कांड की बात करते हैं सर। गोधरा कांड में लोअर कोर्ट ने 31 लोगों को सजा सुनाई थी, उसके अंदर 11 लोगों को फांसी और 20 लोगों को उम्र कैद। हाईकोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने जो 11 को फांसी थी उनकी भी उम्र कैद 31 के 31 को उम्र कैद सुना दी। अब सर बड़ा सेंसिटिव इशू है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी अपील आई है दोषियों की, तो उसमें वो 2 जजेस की बेंच सुन रही है। उसमें उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई कि सर 2 जज की बजाय 3 जज को भेजा जाए, नहीं तो फिर पता चला फैसला विरोधाभासी आ गया तो हमारे तो फिर 4-5 साल निकल जाएंगे। तो लेकिन जजेस ने कहा नहीं, हम 2 जज है वो सुन सकते हैं। सर मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि क्या इतने सेंसिटिव इशू, कोई भी सेंसिटिव इशू हो, क्या सर वो 2 जजेस की बेंच को जाना चाहिए या सीधा 3 को ही जाए, ताकि समय की भी बचत हो, और 2 जज और इनटू 1 अगर कभी फैसला भी आए तो भी जो है फैसला जो है सकारात्मक हो जाएगा। इस पर सर आपका अपनी राय दे दीजिए। देखिए, आपने बिल्कुल आप चूंकि इसको कवर करते हैं तो आपने बहुत ही एक जरूरी मुद्दा सामने रख दिया है। मैं इतना प्राइवी नहीं हूं इस प्रोसेस का, लेकिन आपके कहने से जो मैं समझ सकता हूं कि इस तरह के मामले जब जानबूझ के आप 2 जजेस में भेजेंगे, और आजकल चूंकि जुडिशरी में भी बंटवारा, जैसे समाज में बंटवारा हो गया है, मीडिया में बंटवारा हो गया है, हर चीज में बंटवारा इस समय हो गया है सोच समझ में, तो जुडिशरी में भी उसी तरह के सोच समझ के लोग हैं। तो ज्यादातर मामले आप फंसाते जाएंगे। जैसे अब ये मामला जो ये आपने अभी बताया, रेफरेंस जस्टिस नागरत्ना का और विश्वनाथन साहब का, तो ये जो है अब 3 जजेस की बेंच कब बनेगी, कब सुनेगी, ये समझ लीजिए कई साल के लिए गया ये मामला। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतना वजन है, इतने मामले हैं कि अब ये मतलब इसका ये इतना जरूरी विषय है, लेकिन ये कोलैप्स हो गया, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं कोई इसका मतलब नहीं कोई सुन के इसको डिसाइड कर दे। ऐसे बहुत सारे मामले पड़े हुए हैं। पीएमएलए में जो फैसला दे गए वो तो शायद 3 जजेस वाली बेंच में थे, 22 में जो उन्होंने फैसला दे दिया था, जो अब मानवाधिकार के वो है हमारे चीफ जो है, लेकिन उस फैसले को चैलेंज है, को 5 लोगों को सुनना है। अब देखिए 15 साल में सुना जाएगा कि 10 साल में, तब तक ईडी कितने लोगों को पीएमएलए में सड़ा देगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पता नहीं। और फिर भी 5 जजेस में भी क्या फैसला आएगा भगवान जाने। लेकिन तो सर अगर हम ये गोधरा हम कांड की बहुत बात ही करते हैं, अजीब समस्या में हाँ, फंस रहे हैं। गोधरा कांड की जी बात करते हैं सर। गोधरा कांड इतना सेंसिटिव इशू है, जी उसमें 31 लोगों को उम्र कैद की सजा है, उनकी दोषियों की अपील है, 2 जजेस अगर उसको सुन रहे हैं,
क्या सर आप इसको उचित मानते हैं गोधरा कांड को? सर तो गोधरा कांड का इतना सेंसिटिव इशू। जी सर। ऑब्वियसली जिसमें 31 लोगों के भाग्य का फैसला होना है और गोधरा कांड में इतनी लोगों की मृत्यु हुई थी, तो अगर उस मामले में भी आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप उसे पूरी उम्र के लिए आप उनको फंसाए रहेंगे, उसका डिसीजन ही नहीं होगा। उनकी उम्र में तो नहीं होगा जो 31 लोग हैं। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब कोई नया मुद्दा लेके फिर आपसे चर्चा में जुड़ेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।